नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग जिम में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द पावर शेयरिंग और उसका लेक्चर नंबर 1। तो हम अब से सोशल स्टडीज को क्या है बोरिंग से इंटरेस्टिंग मोड पर लेकर के जाएंगे। जो सोशल स्टडी जो सोशल साइंस आपको बोरिंग लगती है, जिसको देखते ही बिल्कुल आपको नींद आती है, अब नींद नहीं आएगी, वो बोरिंग वो इंटरेस्टिंग बनेगा। ये सोशल साइंस, ये सामाजिक विज्ञान हमारी सोसाइटी के बारे में है, उस सोसाइटी के बारे में जिसमें हम रहते हैं, उस सोसाइटी के बारे में जिसमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने पूरी लाइफ निकाल दी, उसी के बारे में हम इस सोशल साइंस में जानते हैं। और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो भैया पॉलिटिक्स तो सबको पसंद होती है, तो पॉलिटिक्स से ही अपन लोग शुरू करते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन होगा, स्टोरी ऑफ 2 कंट्रीज है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिसेबल एंड द लास्ट एंड द फाइनल इज द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। और जब आप ये पूरा पढ़ लोगे, जब पूरे आप इस चैप्टर के ज्ञाता बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, तब आपके भी दिमाग का बल्ब ऐसे जल जाएगा जो अभी तक क्या था, बंद था, वो अब बिल्कुल जल जाएगा। पर देखो ये तो पूरे चैप्टर में, पर आज का टारगेट हमारा क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ जीड़ा की आग दिख रही थी, तो आज हमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक दिखने चाहिए। टुडेज टारगेट क्या है, हमारा निशाना कहां पर होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ चैप्टर। ये ऐसे बेसिक हैं चैप्टर के जो आपको पूरी पॉलिटी की किताब हो जाएगी ना, जब तक काम आएंगे। और इवन जब तक आप पॉलिटिकल साइंस जीवन में पढ़ोगे तब तक काम आएंगे। डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एथनिक क्या है, स्टोरी ऑफ 2 कंट्रीज, ये 2 देश कौन से हैं, और फिर मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। शुरुआत सबसे पहले करते हैं पावर शेयरिंग। यहां पे बात हो रही है पावर शेयरिंग। ये पावर शेयरिंग है क्या, और यहां पे कौन से पावर की बात करिए। ये फिजिकल पावर है क्या कि भाई मेरे में बहुत ज्यादा ताकत है, मैं पावरफुल हूं, मुझ में बहुत ज्यादा ताकत है, मैं पावरफुल हूं। कौन से पावर की यहां पे बात हो रही है। और अगर फिजिकल पावर की बात नहीं हो रही तो कौन से पावर की बात हो रही है। हम कौन से पावर की बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग पावर की। कौन से पावर की, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग पावर की। ऐसा पावर जो क्या हो, पॉलिटिकली हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, गवर्निंग हो। भैया जैसे आज देश को जो चलाता है उसके हाथ में क्या होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, गवर्निंग पावर होती है। गवर्निंग पावर का मतलब क्या है, देश को गवर्न कैसे करा जाएगा, देश को चलाया कैसे जाएगा, ये जो डिसाइड करता है ना, उसी के हाथ में क्या होती है, पावर होती है। आज डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के बोला भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद 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 है। मान लिया, सबने मान लिया, आप भी भाग करके लाइन में लग गए, सब पहले चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं नोट चेंज हो जाए, मैं नोट चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि बिकॉज उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उनके हाथ में गवर्निंग पावर है। यही बात मैं बोलूं नहीं मानोगे, यही बात आप बोलो मैं भी नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा, पर यह बात प्राइम मिनिस्टर ने बोली, हमने मान ली। उन्होंने जीएसटी लागू करा, हमने मान लिया। तो क्या है, जो गवर्निंग पावर होती है, जो पॉलिटिकल पावर होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, उसकी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये ऐसी पावर है जो डिसाइड करती है कि देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अगर सिंपल वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में आपको समझने की जरूरत है, तो वो सिंगल वर्ड है गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करता है कि भाई पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं, चाइना के साथ कैसे रखने हैं, अमेरिका को मुंह लगाना नहीं लगाना, तो ये जो सारे डिसीजन है ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट करती है। तो जो पावर है, पावर का सिंपल सा मीनिंग जो है वो गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही क्या होती है, पॉलिटिकल पावर होती है। वो डिसाइड करती है कि हमारे जो देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उन्हीं के हाथ में है कि देश में क्या जो नीतियां है बननी चाहिए, क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, और देश कैसे गवर्न करा जाएगा, ये पूरा जो डिसाइड करती है वो गवर्नमेंट करती है। और पर जो गवर्नमेंट है ना, जैसे आज हम जो गवर्नमेंट देख रहे हैं उसको तो हम चूज करते हैं, थ्रू इलेक्शंस हम लोग चूज करते हैं, हम वोट डाल करके चूज करते हैं। पर जो पहले की सरकारें थी वो उनको चूज थोड़ी कर पा रहे थे। तो सरकारों के, गवर्नमेंट के भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, एट डिफरेंट टाइम पीरियड एंड एट डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे आपको अलग अलग सरकारें देखने को मिलेगी। तो हम इस गवर्नमेंट पे थोड़ा सा डीपली चर्चा करेंगे। पर ये जो सबसे पहले आपको दिखाया गया है, ये देश का राष्ट्रपति भवन, जहां पे हमारे देश के ऑनरेबल और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री मिस्टर प्रेसिडेंट यहां पर रहते हैं। हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप्स की क्या है गवर्नमेंट होती है। और इन गवर्नमेंट के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ लिया होगा, 6th क्लास में पढ़ लिया होगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं आपको। तो 6th क्लास में पढ़ लिया होगा भाई। सबसे पहले मोनार्की, मोनार्की का मतलब क्या होता है, रूल बाय किंग एंड क्वीन। भैया रूल कौन करेगा, किंग करेगा या क्वीन करेगा। तो मोनार्की क्या है, जो राज
शाही राजतंत्र है जहां पे क्या होगा, राजा का राज चला जाएगा। तो वो क्या होता है, किंग और क्वीन का रूल होता है, मोनार्की का रूल होता है। और हमने हमारे देश में हजारों सालों तक राजा रानियों का राज देखा है। आपके पापा ने, मम्मी ने, दादा ने, दादी ने आपको राजा रानियों की कहानी सुनाई होगी कि हाँ भाई वहां पर एक ऐसा राजा हुआ करता था, वो ऐसे काम करता था, उसकी ये विशेषता थी, ये उसकी बुराइयां थी। तो हमें सुनाते हैं ना, और हम हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में कितने राजा रानियों की कहानी सुनते हैं, रूल्स है और क्वींस है, उनका जो रूल है उसके बारे में हम सुनते हैं। तो जो ये हम सुन रहे हैं ये क्या है, ये मोनार्की है। तो एक जो सरकार है, अब यहां पे जो भी डिसीजन लेना है कि भाई आपके देश के अंदर क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, किंग डिसाइड करेगा। आपकी कंट्री में क्या होगा, क्वीन डिसाइड करेगी। तो यहां पे जो पॉलिटिकल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, गवर्निंग पावर है, वो किसके हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ किंग के हाथ में होती है। यही डिसाइड करता है कि देश में क्या होगा। ये फिर भी ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है डिक्टेटरशिप, रूल बाय वन पर्सन नोन एज डिक्टेटर। एक ही इंसान पूरे देश पे राज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, और हिंदी में तानाशाह कहते हैं। तो वो तानाशाह होता है, वो पूरे देश पे राज करता है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, बिल्कुल वाजिब डाउट आपके मन में आया होगा, और वो डाउट ये है कि यहां पर भी तो एक ही पर्सन है, यहां पर भी तो क्या है, ये जो किंग है ये अकेला डिसाइड करता है, और यहां पर भी जो है एक सिंगल पर्सन की बात हुई है, डिक्टेटर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मोनार्की में और डिक्टेटरशिप में डिफरेंस क्या है। देखो मोनार्की में क्या होता है, एक्चुअली जो किंग होता है उसके पास अपनी काउंसिल होती है। जो किंग होता है उसके पास क्या होता है, अपनी काउंसिल होती है, मतलब एक एडवाइजर्स का ग्रुप होता है। वो एडवाइस करता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। जैसे अकबर के पास भी 9 रत्न थे, 9 मेंबर्स थे जो उसको एडवाइस करते थे। स्पेशली बीरबल का तो नाम आपने सुना होगा। तो सभी के पास क्या है, हर राजा के पास एक्सपर्ट्स का काउंसिल होता है। वो उन्हें बताता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या करता है, उन काउंसिल की सुनता है, और यहां तक कि ये क्या है, कुछ पब्लिक की भी सुनता है, पब्लिक की भी सुनता है, और जनता का क्या है, दरबार लगाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत, हर राजा क्या है, हर राजा बेकार नहीं होता। कुछ राजा बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या है, जनता के लिए काम करते हैं। पर जब बात आती है डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब ही ये मान लो, डिक्टेटर और पब्लिक के ऑपोजिट, ये दोनों सिनोनिम है बेटे, ये दोनों सिनोनिम है, सिमिलर है। कि डिक्टेटर का मतलब क्या है, वो पब्लिक के अपोजिट ही जाएगा, वो पब्लिक की इच्छाओं के खिलाफ ही जाकर के क्या है, काम करेगा। तो अब यहाँ पे 1% की बात हुई है, वो 1% का मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ये वो इंसान है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर की नींव रख दी। ये वो इंसान है जिसने हजारों करोड़ों लाखों लोगों को मार दिया। तो ऐसे इंसान क्या है, डिक्टेटर है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये है ना, ये किसी की नहीं सुनता, ये किसी की नहीं सुनता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनता है कि मुझे इन 100 लोगों को मारना है, मारो। अब चाहे इनकी गलती हो या ना हो, कुछ भी हो, किसी की नहीं सुनेगा, इसे मारेगा। ये अपने मन की करता है कि हाँ भाई मैं जो करूंगा वही सर्वश्रेष्ठ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से क्या है, देश को गवर्न करता है, पूरा का पूरा सिर्फ। और इसके जो उद्देश्य है ना कि भाई मेरे ये उद्देश्य और ये उद्देश्य पूरे होने चाहिए, तभी जाकर के ये क्या है, अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। तो ये ऐसे लोग डिक्टेटर होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, जनता की भी उनको चिंता नहीं है, काउंसिल की भी उनको चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या अपना उद्देश्य है ना वो पूरा होना चाहिए। पर अब आज हमारे देश में मोनार्की है, बिल्कुल भी नहीं। अब हमारे देश में डिक्टेटरशिप है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमारे देश में है कौन आज, तो हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारे देश, डेमोक्रेसी है, रूल बाय द पीपल। यहां पे किसका राज चलेगा, डेमोक्रेसी में लोगों का राज चलेगा। भारत में डेमोक्रेसी है, तो भाई भारत में आप भी राज नहीं कर रहे हो, मैं भी राज नहीं कर रहा हूं, तो फिर कैसे कहते हैं कि रूल बाय द पीपल। अरे भैया हम ही तो हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया, हमने बनाया। मनमोहन सिंह जी को इनसे पहले प्रधानमंत्री बनाया, किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर किसी को बनाया तो किसने बनाया, हमने बनाया। हमने ही तो उनको इलेक्ट करा है, हमने ही तो चुना है। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हम हटा देंगे, 5 साल बाद हटा देंगे। मनमोहन सिंह जी को हटाकर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आए, और इनको भी बोल रखा भाई काम नहीं करा तो हम क्या आपको हटा देंगे। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो बात सुनना। ये वाला रूल जो किंग और क्वीन है मोनार्की, यहाँ पे 50-50% का चांस है कि पब्लिक की सुनी जाएगी। जरूरी नहीं है कि पब्लिक की सुनी जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक की नहीं सुनी जाए। 50-50% चांसेस है, सुनी भी जा सकती है, नहीं भी सुनी जा सकती। राजा अच्छा है तो वो सुन लेगा, और बेकार है तो वो पब्लिक की नहीं सुनेगा। यहां पे तो भैया बिल्कुल 0% है, यहां पे तो कोई चांस ही नहीं है कि ये पब्लिक की सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। पर यहां पर 100% पब्लिक सुनी जाएगी। पब्लिक की ही आवाज है, जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के अनुसार ही काम करती है कि भाई पब्लिक क्या चाहती है, उनकी विशेष क्या है, उस विशेष के अनुसार ही क्या है गवर्नमेंट काम करती है। आज नरेंद्र मोदी है, वो पब्लिक के हिसाब से काम करते हैं। अगर पब्लिक के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके ऑपोजिट जाकर के काम करेंगे, तो क्या है, पब्लिक उनको
भी हटा देगी। यहाँ पे जो राज है वो लोगों का राज है, पीपल का राज है, पब्लिक का राज होता है। अब जो चीज हमारे देश में चल रही है, हमारे देश में डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे देश है, तो इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा हमें क्या है, डीप में जानना चाहिए, डिटेल में हमें जानना चाहिए कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है क्या, इसका मतलब क्या है। A system in which the government of a country is elected by the people। क्या बोला है? A system, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसमें क्या है, जो देश की गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट होने का मतलब क्या है? जिसके पास में पॉलिटिकल पावर है, जिसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसके पास में गवर्निंग पावर है कि कौन डिसाइड करेगा कि देश में क्या होगा, उसे हम गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट कर रहा है? इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा उस सरकार को हम इलेक्ट करते हैं, हम चुनते हैं कि भाई अभी हमने तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई, हमने तो बोला नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होती है। A system in which the representative elected by the public through election process। तो अब इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, एक बार मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि 11 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में खेलते हैं, इन 11 में से टॉस करने तो एक जना ही जाता है, टॉस करने तो एक जना ही जाएगा। अभी जब टॉस करने जा रहा है तो अब आप ये नहीं पूछोगे कि सर ये 10 तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, 10 नहीं खेलेंगे क्या? जीतेंगे तो 11 के हिसाब से जीतेंगे, अकेला तो जीता नहीं सकता। फिर टॉस करने अकेले को क्यों भेज रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये कैप्टन है और ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसका? 11 जो लोग हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बोल रहा है कि भैया मैं आ गया मतलब पूरा भारत आ गया, पूरा इंडिया आ गया। विराट कोहली कप्तान है, हमने मान लिया विराट कोहली टॉस करने गया, और वो जब गया और जब मान लो इंडिया टॉस जीत जाता है, ये लिखा हुआ नहीं आता कि विराट कोहली वन द टॉस, क्या लिखा हुआ आता है? इंडिया वन द टॉस, भारत ने टॉस जीता। तो क्यों? क्योंकि ये जो विराट कोहली है ये किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? भारत का कर रहा है। ये लोग जीतते हैं, पूरा भारत बल्ले 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 जश्न मनाता है, हार जाते हैं सभी लोग दुख में रोते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब है ये पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां पे ये खड़े हो गए वहां पे क्रिकेट में पूरा भारत खड़ा हो गया, सभी हम उनके साथ हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन में जाते हैं तो उनके आगे क्या लिखा होता है? इंडियन पीएम, इंडियन पीएम, भारतीय प्रधानमंत्री। भारतीय प्रधानमंत्री क्या है? इंडिया का पीएम है, ठीक है। कोई पर्सनली नाम नहीं है, कोई पर्सनली क्यों बुलाया है? क्योंकि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। जहां पे नरेंद्र मोदी गए वहां पर मतलब इंडिया चला गया, जहां पे इंडियन प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी जा रहे हैं वहां पे पूरा इंडिया चला गया कि इंडियन प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द इंडिया है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। जब हम एक किसी को क्या है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं कि हाँ भाई आप ही क्या हो, मेरा प्रतिनिधित्व, आपको ही क्या है मुझे रिप्रेजेंट करना है। और ये जैसे कि हम लोग वोट डालते हैं तो कैसे चुन रहे हैं? इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुन रहे हैं। हर 5 साल में हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल में हम लोग वोट डाल करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं कि हाँ भाई इस बार आप क्या हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनोगे। और जैसे जैसे आगे के लेक्चर्स आएंगे आपको समझ में आएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो बनता है उसे डायरेक्टली हम लोग नहीं चुन रहे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुनते हैं। वो कैसे चुनते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो सीएम कैसे बनाती है। ये सभी जो बातें हैं ना, देखो हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं पर हम हमारी सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ते। हमारे देश में बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, उसको ये नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म हो रही है। बहुत दुख का विषय है। तो इसीलिए सोशल स्टडीज को बोरिंग टू इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो ये वोट डाला जा रहा है, कितने सालों में डाला जाता है? हर 5 साल में। हर 5 ईयर्स में क्या होता है? इलेक्शन होता है। ये जो सिस्टम है बैलेट पेपर सिस्टम है। इसमें क्या होता है, आपको एक पेपर दिया जाता है और जिसको आप वोट डालना चाहते हो उसके आगे टिक कर करके ठप्पा लगा दिया जाता है कि मैंने इसको वोट दिया, वो डब्बे में डाल दिया जाता है। पर अब ये वाला सिस्टम थोड़ी है, अब तो ईवीएम मशीन आ चुकी है। ईवीएम मशीन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ चुकी है। क्या होगा, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे उसका जो सिंबल है, जैसे बीजेपी का है तो कमल है, कांग्रेस का है तो हाथ है, आम आदमी पार्टी का है तो झाड़ू है, ऐसे फिर आगे उनके आगे बटन होते हैं कि भाई आप जिसको वोट देना चाहते हो उसको वोट दे दो। फिर उनकी बाद में काउंटिंग हो जाती है। तो हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो और देश को चलाओ।
A country that has this system is known as a democratic country. अब जिस भी देश में ये वाला सिस्टम है जहां पर क्या हो, जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड करी जा रही हो बाय द पीपल, और जहां पे इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करा जा रहा हो, उस सिस्टम को क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री की सिस्टम कह रहे हैं। वो जो भी देश इस सिस्टम को अपना लेगा उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब है चॉइस होनी चाहिए आपकी। यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग। आप बिल्कुल आजाद हो किसी भी चीज को चूज करने के लिए, आपके पास चॉइस होनी चाहिए। अगर आज मैं बोल दूं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको वोट तो देना है पर इसी एक ही इंसान को वोट देना है, तो क्या वो डेमोक्रेसी होगी? क्या नहीं है वो डेमोक्रेसी। हाँ, आप कागज में लिखवा दो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दो कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। वो डेमोक्रेसी एक ही इंसान को चुनना पड़ रहा है, उसी के लिए हमें क्या है, ये व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो वो बेकार है, वो बेकार है। एक इंसान के लिए इतना सिस्टम खड़ा करना बेकार है। हमारे पास क्या है, चॉइस होनी चाहिए, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको, किसी ना किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। तो चॉइस हमारे पास हो, वही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं दिखती, डेमोक्रेसी हमारा डेली लाइफ में भी दिखती है कि हाँ भाई, घर में भाई बहन है, भाई को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा, बहन को नहीं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। तो डेमोक्रेसी की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, द सिस्टम ऑफ पीपल, जो लोग हैं देश के, उनका सिस्टम है, पब्लिक का सिस्टम है। और जब मैं पब्लिक की बात करता हूं ना, तो हमारे देश में सबसे लास्ट पायदान पे, आखिरी स्टेप पे भी जो इंसान खड़ा है ना, वो भी पब्लिक में काउंट होता है। उसके साथ भी क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसके साथ भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, उसको भी चॉइस मिलनी चाहिए कि इसको नहीं तो मैं इसको चूज कर सकूं। तो डेमोक्रेसी क्या है, जहां पे आप इलेक्शन के थ्रू, और उस इलेक्शन में ध्यान रखिएगा आपके पास चॉइस होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को वोट डालना पड़े, मैं उसे डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं। पर ये जब सिस्टम पे इलेक्शन के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को चुना जाता है लोगों द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, किसने कहा है ये बात? अब्राहम लिंकन ने कही है। अब्राहम लिंकन कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं, और वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की दी गई है वो इनके द्वारा ही दी गई है। और क्या कहा इन्होंने? आ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो ऑफ द पीपल, किसकी है? लोगों की सरकार है। ऑफ द पीपल किसकी सरकार है? लोगों की सरकार। बाय द पीपल किसके द्वारा है? लोगों के द्वारा है। भैया, इनको किसने चुना? लोगों ने चुना। तो जब लोगों ने चुना तो किसकी सरकार हुई? लोगों की सरकार। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये सरकार काम किसके लिए करेगी? लोगों के लिए ही तो करेगी। सरकार किसकी है? लोगों की है। चुना किसने सरकार को? लोगों ने चुना। और वो सरकार काम किसके लिए करेगी? फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करेगी। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो अगर देश के लोगों के अनुसार काम नहीं करेंगे, जो पब्लिक की डिमांड है उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, तो पब्लिक उन्हें रिमूव कर देगी, उन्हें हटा देगी। मनमोहन सिंह जी पहले तो 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, पब्लिक के अनुसार काम करते रहे, जब तक ठीक था, और नहीं करा फिर उनको हटा दिया। तो पब्लिक की जो डिमांड्स है ना, पब्लिक को फुलफिल करना ही जरूरी है। और पीपल इसीलिए कहा जाता है, जो सरकार है, जो डेमोक्रेसी है, वो क्या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार किसकी हो? लोगों की हो, लोगों के द्वारा हो, और लोगों के लिए ही वो काम करे। बेस्ट डेफिनेशन अब्राहम लिंकन साहब ने दी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, बिल्कुल बत्ती गुल हो चुकी होगी, इज इंडिया आ डेमोक्रेटिक कंट्री? इज इंडिया आ डेमोक्रेटिक कंट्री? ऑफ कोर्स, नो डाउट, यस, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाई? बिकॉज हम तो हर 5 साल में चुनाव करा रहे हैं, हम तो हर 5 इयर्स में इलेक्शन करा रहे हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पब्लिक चूज कर रही है थ्रू द इलेक्शन। जो गवर्नमेंट बन रही है वो हमारे अनुसार बन रही है, जो काम कर रही है वो हमारे अनुसार कर रही है। दूसरी बात, हमारे पास चॉइस भी है, हमारे पास चॉइस भी है। हमारे इंडिया में 750 प्लस पार्टीज रजिस्टर है माय डियर, 750 प्लस पार्टीज रजिस्टर है। इसका मतलब आप समझते हैं, एक पार्टी को नहीं तो दूसरी को, दूसरी को नहीं तो तीसरी को, तीसरी को नहीं तो चौथी को, किसी ना किसी को तो आपको चुन सकते हो। इतनी चॉइस, सच में भारत एक डेमोक्रेसी की बहुत बढ़िया मिसाल दुनिया के सामने पेश करता है। और सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो लोकतंत्र देश है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अगर कहीं है तो वो भारत में है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो करी जाती है वो भारत में करी जाती है। अब हमारे दिमाग में सवाल यह आना चाहिए कि भैया हजारों सालों तक तो राज करा राजा रानियों ने, उसके बाद अंग्रेज आ गए, उसमें भी क्या हुआ, डच आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, पता नहीं कौन कौन हमारे देश में आया। तो फिर ये पावर किसने दी कि अब डेमोक्रेसी चलाओ?
कहां से, किसने बोला कि नहीं अब तो हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी, अब तो जो सरकार बनेगी उसे लोग चूज करेंगे, लोगों के अनुसार काम होगा? तो ये जो सारी बात है, ये जो सारी पावर जो दी है वो किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। हर देश को ये जो पावर देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारे देश में भी ये पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, गवर्निंग पावर जो गवर्नमेंट को दी गई है, किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। और एक गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा? आप लोग फॉर्म करोगे, हम लोग फॉर्म करेंगे। तो ये जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन दी है। जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक रूल्स और रेगुलेशन की बुक है, किताब है। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें जो कानून कायदे हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ऐसी किताब है जो देश को गवर्न करने की पावर देती है, जो भाई गवर्निंग पावर है, पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो सरकार को दी है वो किसने दी है? संविधान ने दी है। सरकार कैसे बनेगी ये हमें हमारे देश का संविधान बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, लोगों के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या ड्यूटीज हैं, सब कुछ जो बताता है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कैसे हम सरकार चुनेंगे, कैसे हम उसे बनाएंगे, कैसे हम उसे हटाएंगे, जो सारी बातें हैं वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। देश का सबसे सुप्रीम लॉ होता है, सबसे सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा कानून जो होता है वो देश का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये जो है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लागू हो चुका था। जिस दिन हम लोग क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। और 2015 से हम क्या बना रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे तो आपको पता ही होगा कि हम 26 जनवरी को मनाते हैं। रिपब्लिक डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके कंप्लीट हो चुका था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो मेन बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिखी गई है, अब तो मार्केट्स में आपको पढ़ने के लिए भी किताबें मिलती है संविधान की, पर ये मेन जो बुक है ये भारत के पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में रखी गई है, बिल्कुल इसे कांच से कवर कर करके, जिससे कि इसका एक पेज भी खराब ना हो, एक वर्ड, सिंगल वर्ड भी खराब ना हो, उसे संभाल करके रखा गया है। फॉरेनर्स जब आते हैं, जो बड़े बड़े डेलीगेट्स होते हैं, जो देशों के बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, वो आते हैं, उन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये विरासत है भारत की जो हमारे पूर्वजों और महापुरुषों ने हमें सौंपी है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो भारत के संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कहा जाता है। और ये शायद एक ऐसी शख्सियत है, ऐसा कोई नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और इनका क्या है? हमारे देश के संविधान बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान अगर कोई है तो वो यही होते हैं। सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं वो यही होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। अब हमने क्या है? पूरा बेसिक जान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सरकार क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये सब कुछ हमने जान लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। अब चैप्टर को आगे डील करने से पहले एक वर्ड है, उस वर्ड को समझते हैं। वो वर्ड है एथनिक। A social division based on shared culture। क्या बोला है? शेयर्ड कल्चर पे सोशल डिवीजन बेस्ड है। भैया हमारा कल्चर सबका शेयर है। कल्चर क्या होता है? हमारा खाना पीना, हमारा रहना, हमारी पोशाक, हमारे कपड़े पहनना, ये सब हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। तो हमारा कल्चर क्या है? शेयर है, पर उसमें भी क्या है? सोशल डिवीजन है। हमने देखा है, हमने हमारे समाज को क्या है? बहुत ज्यादा विभाजित कर दिया है, डिवाइड कर दिया, सोशल डिवीजन हमने कर रखा है, पर हमारे कल्चर है वो बेस सेम है। तो इसलिए एथनिक मतलब क्या है? कि जो सोशल डिवीजन होता है, जो सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, उसे हम एथनिक कह रहे हैं। अब इसके टाइप्स बहुत हो सकते हैं। सबसे पहला कास्ट के बेसिस पे। ये कास्ट के बेसिस का जो बेस्ट एग्जांपल मिलता है वो इंडिया में मिलता है कि अलग अलग कास्ट के लोग हैं, और क्या है? कुछ अपर कास्ट है, कुछ लोअर कास्ट है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उन सबका कल्चर एक है, उनका कल्चर सबका एक है, पर उसके बावजूद भी सोसाइटी में क्या है? डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जेंडर के बेसिस पे मेल और फीमेल। रेस का बेसिस, यहाँ पे रेस ये दौड़ने वाली रेस नहीं है कि हाँ भाई कौन जीतेगा, ये रेस है रंग के आधार पे, ब्लैक और व्हाइट के बीच में। तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है आपको, ये आपने 9th क्लास में साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ी होगी, जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी उनके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, और
अमेरिका में भी जो किंग मार्टिन लूथर जूनियर होते हैं, जो क्या होते हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब इस चैप्टर में ना हमारे कास्ट काम आएगी, ना जेंडर काम आएगा, ना रेस काम आएगी, तो काम आएगा क्या हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ जो काम आने वाली चीज है वो लैंग्वेज है। यही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे चैप्टर में याद रखिएगा। ये वर्ड ही पूरा चैप्टर क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ये वर्ड पूरा चैप्टर इसी पे घूमता रहेगा, लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज। लैंग्वेज में कैसे सोशल डिवीजन हो सकता है, जैसे कि मान लो मैं तमिल बोलता हूं और आप हिंदी बोलते हो, और जब आप हिंदी बोलते हो मैं तमिल बोलता हूं, तो क्या है, मैं कहूंगा नहीं नहीं हमारी तमिल बेस्ट है, आप कहोगे नहीं नहीं हमारी हिंदी बेस्ट है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हमें डिवीजन होने लग जाता है कि तमिल और हिंदी में क्या है डिफरेंसेस हैं, पर हमेशा ध्यान रखिएगा हम सब एक हैं, हम सब यूनाइट हैं, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के किया है, हमारे देश को आगे बढ़ाना होता है। अब दो वर्ड और जानते हैं, एक है मेजोरिटी और दूसरा है माइनॉरिटी। मेजोरिटी द लार्जेस्ट नंबर और पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो वर्ड, हर वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजोरिटी, मेजर पोर्शन है ना, उससे हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी कहते हैं। तो मेजोरिटी लार्जेस्ट नंबर और पार्ट ऑफ ग्रुप है, तो लोगों का जो लार्जेस्ट नंबर होता है, ज्यादा नंबर होता है, उसे मेजोरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी माइनर पोर्शन, जो कम वाला पोर्शन है उसकी बात करें, स्मॉलर नंबर और पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जिनका कम संख्या है, जिनका कम नंबर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप समझिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपकी स्कूल में टीचर हूं और मैं आया और मैंने बोला कि नहीं नहीं चलो आज बच्चों मैं आपको गेम्स खिलाऊंगा, तो अब क्या है, आपकी क्लास में टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने पूछा बच्चों कौन कौन से गेम खेलना चाहते हो, तो मुझे 70 स्टूडेंट्स ने क्या बोला, सर हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। फिर मुझे 30 स्टूडेंट्स ने बोला सर हम तो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। फिर मैंने 20 से पूछा भाई तुम क्या खेलना चाहते हो, तो उन्होंने बोला सर हम तो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। 70 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, 30 फुटबॉल खेलना चाहते हैं, 20 बैडमिंटन खेलना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में कौन है, संख्या किसकी ज्यादा है, कौन मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर क्रिकेट वाले। क्रिकेट वाले क्या कर रहे हैं, मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। किसकी कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, ये क्या है, मेजोरिटी है। सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी है वो किसकी है, किसकी है, क्रिकेट वालों की है। 70 स्टूडेंट्स क्या क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ लूं कि मेजोरिटी 30 और 20 में से किसकी है, 30 और 20 में से किसकी है, आप बोलोगे सर 30 वालों की, फुटबॉल वालों की मेजोरिटी है। भाई कंपैरिजन देखो ना, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये मेजोरिटी में आ जाएगा, और पर जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये माइनॉरिटी में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, जब आपने फुटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर करा तो ये माइनॉरिटी में है, कंपैरिजन जरूरी है। और जब आपने इसको इससे कंपेयर करा बैडमिंटन से तो ये मेजॉरिटी में आ गया। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कंपैरिजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आज हम हमारे कंट्री की बात करते हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ये 3 रिलीजन है। आज हिंदूज अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 20% है, मुस्लिम्स 14% है, और बुद्धिस्ट तो शायद 1% के अराउंड ही है। अब मैं आपसे पूछूं मेजोरिटी किसकी, आप कहोगे हिंदूज की मेजोरिटी है। किसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन। भाई अब मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स की क्या है, हिंदूज की तुलना में तो क्या है, माइनॉरिटी है। हिंदूज की तुलना में तो, हिंदूज से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये माइनॉरिटी है, पर जब बुद्धिस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये मेजोरिटी है। तो कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा जो व्हाइट वाले जो लोग हैं उनकी क्या है, माइनॉरिटी है, बहुत कम है। तो कंपैरिजन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आ जाते हैं स्टोरी ऑफ 2 कंट्रीज। वो 2 देश कौन से, एक बेल्जियम शायद जिसका आपने नाम कभी नहीं सुना होगा, और एक श्रीलंका जिसका नाम तो आप बहुत बार सुन चुके हो, बहुत बार ही सुनते होगे। क्रिकेट मैच में देखा होगा कि इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा है, बहुत सी बार हम श्रीलंका का नाम सुनते हैं, हमारा पड़ोसी देश है। तो हम शुरू करते हैं इन दोनों की कहानी। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में जानते हैं, फिजिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखो अब हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, अब क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं जो खिलाड़ी है वो जाते ही क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर देगा, ये छक्का, ये चौका, ये छक्का, ये चौका, ऐसा नहीं करता। सबसे पहले क्या होगा, वो पिच को देख करके आएगा, पिच कैसी है, और पिच को समझेगा कि यार आज क्या है, फास्ट बॉलर होके क्या है, मैं छक्के मार सकता हूँ, चौके मार सकता हूँ। वो सबसे पहले पिच को समझाए। इसीलिए हम स्टोरी को समझने से पहले क्या उनकी लोकेशन को समझ लेते हैं कि वो कहां पर है, उनकी स्थिति क्या है। मैप के थ्रू हम क्या इसे माइंड में बिठा लेंगे, और जब माइंड में बिठा लेंगे तो हम एग्जाम में कहीं पर भी नहीं अटकेंगे।
तो सबसे पहले जो बेल्जियम है उसकी फिजिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन जानते हैं। कंट्री कौन सी है? बेल्जियम है। कैपिटल ब्रुसेल्स। हर देश की कैपिटल होती है, हमारी भी है, न्यू दिल्ली है। तो कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। जैसे मैंने आपको बोला लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेल्जियम वाली कहानी में याद रखना, बेल्जियम वाली कहानी में याद रखना, ये वाली जो वर्ड है ना ब्रुसेल्स, ये जो कैपिटल है बेल्जियम की, पूरा टर्निंग पॉइंट है। ये शब्द ही कहानी बदल देगा, ये शब्द है ना नतीजे बदल देगा। और ये शब्द, ये जो जगह है ना ब्रुसेल्स, सच में गजब की जगह है। आप सिर्फ और सिर्फ इस शब्द को याद रखिएगा, इस जगह को याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। कॉन्टिनेंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट में यूरोप में है। हमारा जो वर्ल्ड है उसे कितने कॉन्टिनेंट में डिवाइड करा गया है? 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करा गया है, तो यूरोप। एरिया लेस देन हरियाणा, हमारे हरियाणा से भी छोटा है, हमारा हरियाणा भी बहुत बड़ा है, ठीक है, हरियाणा भी हमारा बहुत बड़ा, उससे भी छोटा एरिया इनके पास है। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। 4 नेबरिंग कंट्रीज है, चारों तरफ से ब्लॉक्ड है ये, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और पॉपुलेशन अप्रोक्स 1 करोड़, तो इनकी जो पॉपुलेशन है अप्रोक्स अराउंड कितनी है? 1 करोड़ के अराउंड इनकी पॉपुलेशन आ जाती है। तो जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये बेल्जियम का मैप है। इस बेल्जियम के मैप में यहाँ पे तो जो आपको दिखाया गया ये तो लग्जमबर्ग कंट्री है, ओके। और ये जो मेन जो जगह है वो ये है ब्रुसेल्स, ये वहां की क्या है? कैपिटल है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वहां का है। अब आ जाते हैं कि भैया चलो ठीक है, हमने उनकी लोकेशन जान ली, प्रॉब्लम वहां पे क्या है? तो प्रॉब्लम किसमें? एथनिक ग्रुप्स में। एथनिक ग्रुप्स क्या है? सोसाइटी जो डिवाइड हो रखी है। और मैंने आपको बताया इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेज। तो जो सोसाइटी वहां पे डिवाइड हो रखी है वो किस बेसिस पे हो रखी है? लैंग्वेज के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड हो रखी है। तो एक तरफ है डच स्पीकिंग, डच भी हमारे देश में आए, दूसरी तरफ है फ्रेंच स्पीकिंग, वो भी हमारे देश में आकर के राज करके गए। तो डच स्पीकिंग एक तरफ, फ्रेंच स्पीकिंग, जैसे हिंदी बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, मलयालम बोलने वाले हैं, ठीक है, उर्दू बोलने वाले हैं, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। तो ये डच बोलने वाले हैं, ये फ्रेंच बोलने वाले हैं। ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ये रीजन को आप समझो। फ्लेमिश रीजन कौन सा है? फ्लेमिश रीजन है जो आपको येलो येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये फ्लेमिश रीजन है। और जो सदर्न वाला पार्ट है ये आपको क्या है? ये है हमारे लिए वेलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में कौन रह रहा है? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच। ऊपर वाले में डच रह रहे हैं, पर बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर ये ब्रुसेल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो ब्रुसेल्स कौन से वाले क्षेत्र में है? ब्रुसेल्स किस में है? ब्रुसेल्स है फ्लेमिश क्षेत्र में। ब्रुसेल्स कहां पर है? फ्लेमिश रीजन में है। और वेलोनिया रीजन में कौन रहता है? फ्रेंच रहता है। ये 59% है, ये 40% है। कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, कौन मेजॉरिटी में है कौन माइनॉरिटी में? 59% ज्यादा है भैया। 1 करोड़ पॉपुलेशन बताई थी, इनकी 59 लाख हो जाएगी और इनकी 40 लाख हो जाएगी। अप्रोक्स बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने भी अप्रोक्स 1 करोड़ बताई है। तो 1 करोड़ का 59% 59 लाख हो जाएगा, इनका 40% 40 लाख हो जाएगा। तो 59 लाख ज्यादा या 40 लाख ज्यादा? कंपेयर करो, कंपेयर करा तो भैया 59 लाख ज्यादा। तो ये क्या हो गए? मेजॉरिटी में आ गए। ये क्या हो गए? ये माइनॉरिटी में आ जाते हैं। नोट 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल, तो यहां पे 1% जो है जर्मन स्पीकिंग पीपल भी है। 1 लाख लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग भी है। वो किधर रहते हैं? वो इस वाले एरिया में रहते हैं। इसका नाम हमें नहीं बताया, इस एरिया में रहते हैं, हमें इसका नाम नहीं बताया। अब ध्यान रखिएगा जब वर्ल्ड कप का मैच होता है तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी जो टीम है वही क्या है? अपना दबाव बनाती है। कोई बात करता है बरमुंडा के बारे में? कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई इफेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर जो मेन रोल है वो डच का और फ्रेंच का है। जर्मन स्पीकिंग की हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो मेन कंपटीशन इन दोनों के बीच में। अब आ जाते हैं ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स वहां की कैपिटल है जो कि पूरा टर्निंग पॉइंट है। पूरी जो वहां की पॉलिटिकल कंडीशन उसको बदलने के लिए जिम्मेदार अगर है तो वो ब्रुसेल्स है। और मैं ये कहता हूं कि अगर बेल्जियम की आज कंडीशन अच्छी है तो उसका कारण भी ब्रुसेल्स है। अगर बेल्जियम में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया तो उसका कारण भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स है। अब देखो ब्रुसेल्स में डच कितने हैं? 20% है। और 20% और वो फ्रेंच कितने हैं? फ्रेंच 80%। अब 80 की 20 से कंपैरिजन करो तो भैया ये मेजॉरिटी में, ये माइनॉरिटी। तो अब इसमें टर्निंग पॉइंट वाली क्या बात है? डच पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में क्या है? सबसे ज्यादा कौन है? डच है। 59% कौन है भैया? डच है। पूरे देश में सबसे ज्यादा। पर ब्रुसेल्स में सिर्फ और सिर्फ 20%। वहां की कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 20%। ये पूरे देश में कम है 40%, पर ब्रुसेल्स में भाई साहब 80%। 80% लोग कौन है ब्रुसेल्स में? ये है। और बात ध्यान रखना, फ्रेंच क्या है? थोड़े से पावरफुल है। फ्रेंच पावरफुल है। फ्रेंच एजुकेशन में भी पावरफुल है, इकोनॉमिक के रूप से भी क्या है? पावरफुल है।
तो जो फ्रेंच है वो पावरफुल है एजुकेशन के थ्रू और इकोनॉमी के थ्रू। क्यों? क्योंकि देखो ब्रुसेल्स से क्या है, कैपिटल से क्या है, पूरा देश चलाया जाता है, हमारा न्यू दिल्ली से चलता है। वहां पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, पूरा जो कंट्रोल होता है वो सारा वहीं से होता है। ये फ्रेंच क्या है, वहां पर मेजोरिटी में इनके पावरफुल ये दबदबा होने का कारण ये है कि ब्रुसेल्स में ज्यादा ताकतवर है और इसी कारण से क्या पूरे देश में राज कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया फ्लेमिश क्षेत्र में है ना, फ्लेमिश क्षेत्र में ब्रुसेल्स आ रहा है और फ्लेमिश क्षेत्र में मेजोरिटी किसकी है, डच की है। पर ब्रुसेल्स जो है वो फ्लेमिश क्षेत्र में होने के बावजूद भी वहां पर भी क्या है, फ्रेंच रह रहा है। देखो अब ऐसा नहीं है कि फ्लेमिश क्षेत्र में आपको फ्रेंच नहीं देखने को मिलेंगे और वेलोनिया क्षेत्र में आपको डच देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, पर मेन जो क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं फ्लेमिश में ज्यादा डच ही देखने को मिलते हैं, ये बात है। पर वहां पे जो ब्रुसेल्स है वहां पे कौन ज्यादा पावरफुल है, फ्रेंच पावरफुल है। फ्रेंच की क्या है, मेजोरिटी है। ये आपको बेल्जियम का क्या है, जो वहां का पार्लियामेंट है वो दिखाया गया है। अब आ जाते हैं श्रीलंका के बारे में, हमारा जो पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, उसके बारे में। एन आइलैंड कंट्री, ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री। आइलैंड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड बोलते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जैसे कि हमारा भारत है तो भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है, वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1, 2 और 3। तो हम इसे क्या है, सदर्न पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। जो दक्षिणी वाला भाग है उसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, जो वहां श्रीलंका की कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो आज तक बचपन से पढ़ रहे हैं कि कैपिटल कोलंबो है, कैपिटल कोलंबो है। ऐसी बात नहीं है। देखो जो कैपिटल होती है वो मेन जो कैपिटल होती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होती है। लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब क्या है, जहां पर आपका पार्लियामेंट होता है। मेन कैपिटल जब हम बात कर रहे हैं हम उसी की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव कैपिटल की। तो जो श्रीलंका का जो पार्लियामेंट है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी में है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कैपिटल कौन सी है, सिर्फ पूछा जाए कैपिटल कौन सी है, आपको बिंदास होकर श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी पर टिक कर देना है, ठीक है। बट अगर वो ये पूछे कि भैया वहां की जुडिशियल कैपिटल कौन सी है, जुडिशियल कैपिटल का मतलब क्या है, जहां पर क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर क्या हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो जुडिशियल कैपिटल होती है। तो अब श्रीलंका की जुडिशियल कैपिटल क्या है, कोलंबो है, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट है। एक होती है इकोनॉमिकल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब होता है जहां पर क्या हो, आपका जो मेजर इकोनॉमी का सोर्स है, जहां पे जैसे स्टॉक एक्सचेंज होना, ये जो जितने बड़े बड़े हैं वो होना, वो इकोनॉमी। जैसे हमारी मुंबई है तो उनकी कोलंबो है, ठीक है। तो क्या है लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या होती है, जहां पर पार्लियामेंट हो। और जुडिशियल क्या होती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हो। और इकोनॉमिक कैपिटल जहां से इकोनॉमिक मेजर पोर्शन हो रहा है। तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी क्या है, वहां की कैपिटल है, वहां पे उनका पार्लियामेंट है। और जो कोलंबो है वो सबसे बड़ा शहर है आज भी श्रीलंका का। और वहां पे क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, वहां का सुप्रीम कोर्ट कोलंबो में ही है। वैसे दोनों जो है वो आसपास में ही, 15-20 किलोमीटर का डिफरेंस है। वो थोड़ा सा आउटर में जाकर के श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी में बनाया गया है, जिससे कि वहां पे थोड़ा क्या हो, ज्यादा रश ना हो, और वहां पे जाकर के पार्लियामेंट बनाया गया है। और 1982 में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी में वहां का पार्लियामेंट बन चुका था। कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। हमारा इंडिया भी एशिया में। पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है। और बाकी नेबरिंग कंट्रीज में तो मुख्यतः भारत ही इनकी नेबरिंग कंट्रीज आ जाती है। अब आ जाते हैं एथनिक ग्रुप्स इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में जानते हैं कि जो एथनिक ग्रुप्स है वो कौन कौन से हैं और किस बेसिस पर होंगे, ये लैंग्वेजेस के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेस पे क्या होंगे, एथनिक ग्रुप्स होंगे। अब वहां पे कौन कौन से, एक है सिन्हाला, जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं वो। दूसरी तरफ है तमिल कम्युनिटी के लोग जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो। सिन्हाला 74% है। कितना, 74%। ये लोग बुद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध को मानते हैं, लॉर्ड बुद्धा के विचारों को मानते हैं। ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है। मेजोरिटी में साफ दिख रहा है 74% है। भैया मेजोरिटी का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कम से कम अगर आप 50% से ऊपर चले गए, 50% से ऊपर चलेगा तो मेजोरिटी है। मान लो कि एक कम्युनिटी 55% है, तो ऑफकोर्स ही बात है ना, दूसरी कम्युनिटी तो इससे कम ही होगी, 45। तो जब ये 74% है तो ऑफकोर्स ही बात है, तो वो दूसरी वाली तो क्या होगी, इनके कंपैरिजन में माइनॉरिटी आएगी ही आएगी। तमिल कितने हैं, टोटल 18% है। अब यहां पर 2 प्रकार के तमिल हैं, एक श्रीलंकन तमिल है। इस 18% का 13% कौन है, श्रीलंकन तमिल। ये वो तमिल से जो शुरुआत से क्या है श्रीलंका में रह रहे हैं, वहीं उनका हमेशा से जीवन यापन चल रहा है, और ये 13% है। दूसरी तरफ 5% कौन है, इंडियन तमिल से। ये ऐसे तमिल से जब पूरे दुनिया पे कॉलोनियल रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो इंडिया के तमिल साइड में से, साउथ साइड में से क्या इन लोगों को श्रीलंका भेजा गया प्लांटेशन के लिए कि आप अपना काम करके आओ, प्लांटेशन वहां पे करो। फिर जैसे जैसे इनके
पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे रहने लगी और वहीं उनके क्या है आगे वो श्रीलंका को ही अपना देश समझने लगे, श्रीलंका में रहने लगे। तो 5% इंडियन तमिल है। मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ये जो आपको तमिल देखने को मिलेंगे ये कौन है, या तो मुस्लिम है या हिंदू है। और इधर सिन्हाला कौन थे, ये बुद्धिस्ट थे। माइनॉरिटी बिल्कुल 18% को जब आप 74% से 74% को 18% से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा 18% क्या है, माइनॉरिटी में आ जाता है। अब जैसे वहां पर जर्मन ने कोई रोल नहीं करा, यहां पर 7% क्रिश्चियंस हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है, 7% वहां पर क्रिश्चियंस है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब देखो श्रीलंका की हमने प्रॉब्लम जानी है, बेल्जियम की हमने प्रॉब्लम जानी है, दोनों की लोकेशन जान ली। अब श्रीलंका का जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला है वो सॉल्यूशन क्या है वो जानते हैं। तो उनका जो सॉल्यूशन है वो है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है वो समझो। आ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ये क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, मेजोरिटी जो है वो राज करेगी, रूल करेगी कंट्री पे, उसे हम क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। आप बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो क्या करे, कंट्री को रूल करे। यहां पे कोई गलत बात नहीं है कि मेजोरिटी कम्युनिटी क्या है, कंट्री को रूल करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। भाई आप राज करो, बिल्कुल रूल करो, पर कम से कम जो माइनॉरिटी की नीड्स हैं, जरूरत हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी विशेष हैं, उनको तो फुलफिल करो। आपने क्या करा है कि जो मेजॉरिटी है उसी का क्या है पूरा रूल चलेगा और माइनॉरिटीज के साथ बिल्कुल क्या है गलत करा जाएगा, माइनॉरिटीज को बिल्कुल क्या है बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो इनकी इच्छा है, इनकी नीड्स है, इनकी जरूरत है, इनको ध्यान में नहीं रखा जाता और सिर्फ जो पूरा रूल होता है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से होता है, मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे मेजॉरिटेरियनिज्म कहा जाता है, जहां पे क्या हो मेजॉरिटी कम्युनिटी देश में रूल करे और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके जो विशेष है, उनकी नीड्स को डिसरिगार्ड कर दे, उनको ध्यान में ना रखे। यह आपको जो दिखाया गया है ये क्या है, श्रीलंका का जो पार्लियामेंट है उसके बारे में दिखाया। अब आ जाते हैं कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म आया कैसे। श्रीलंका गॉट एन इंडिपेंडेंस इन 1948। 1948 में भी कब मिली भैया, 4 फेब 1948। 4 फरवरी 1948 को क्या हुआ, श्रीलंका को आजादी मिली। तो अब आजादी मिलते क्या करना है भैया, अब आजादी मिलते अंग्रेज तो भाग गए, हमारे देश को भी 15 अगस्त को छोड़ करके भाग गए। अरे संभालो, अरे भाई तुम इतने दिन रुके हो, थोड़े दिन और रुक जाओ, हम रोक रहे। आराम से पार्टीशन करा करके आराम से लोगों को इधर उधर करके चला जाना। नहीं हम तो जा रहे हैं। अब वो चले जाएंगे तो किसको संभालना है, देश हमें संभालना है, देश तो हमारा है ना। तो हमने क्या करा, एक सरकार बनाई, टेम्परेरी सरकार हमने बनाई और बोला कि जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर के लागू हो जाएगा हम क्या है चुनाव कराएंगे, हम इलेक्शंस कराएंगे और इलेक्शंस कराने के बाद ये जो सरकार है ये हट जाएगी और इलेक्शन के थ्रू सरकार हम चुनी जाएगी, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हमारे देश में चाहते हैं। तो इन्होंने भी क्या आजादी पाते ही क्या करा, दे फॉर्म्ड द गवर्नमेंट बनाई। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म के बेसिस पे क्या है इन्होंने सरकार बनाई। मेजोरिटेरियनिज्म के मतलब जिसकी मेजोरिटी कम्युनिटी है वो रूल करेगी, और मेजोरिटी किसकी है, सिन्हाला कम्युनिटी फॉर्म द गवर्नमेंट। मेजोरिटी किसकी है, सिन्हाला कम्युनिटी की है, तो वही क्या करेगी, अपनी सरकार बना लेगी। दे सिट इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या होता है, वो ऐसी जगह होती है जहां पर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको आपने सिलेक्ट करा है, वो जाएंगे और बैठेंगे और आपके लिए क्या है कानून बनाते हैं। तो पार्लियामेंट में अब जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई है तो ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। अब पार्लियामेंट में जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे, दे फॉर्म लॉज फॉर द कंट्री। ये क्या है, अब देश के लिए कानून बनाएंगे और ऐसे कानून बनाएंगे जो सिन्हाला के तो क्या हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे, और तमिल्स की जो है हालत वो बुरी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, पर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है बिल्कुल आपको मैं बता करके जा रहा हूं। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा नेक्स्ट लेक्चर में 1956 एक्ट जो श्रीलंका में आता है, इफेक्ट्स ऑफ द एक्ट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, सिविल वॉर क्या है, और फिर हम शुरुआत करेंगे एक आदर्श, सच में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालने वाले देश बेल्जियम की, जिसका नाम है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।